हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब देखे हैं क्या, क्योंकि आपको कल हमने देखा था कि जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी फिक्स नहीं होती। लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बदलती रहती है। और किस पे निर्भर करती है उसकी फोकस दूरी? अपवर्तनांक पर। आप उसे किस माध्यम में रख रहे हो उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगी। तो हमने कल 3 केस देखा था, कल देखे थे ना 3 केस होते हैं। तो उनमें से पहले केस का हमने डिस्कशन कर चुका है। तो पहले केस में आपने क्या देखा था कि यदि लेंस को आप ऐसे माध्यम में रखो, मान लो आपने इस लेंस को क्या किया, एक द्रव में ले जाके डुबा दिया, एक द्रव में ले जाके रख दिया। इस द्रव को आपने लिक्विड बोला था और जो लेंस था उसको आपने जी से डिनोट किया था। तो ऐसे ये जो लिक्विड था इसकी खासियत क्या थी? इसका क्या बात था कि इसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम था। तो यानी आपने लेंस को ऐसे माध्यम में ले जाके रखा है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो? कम हो। तो ऐसे स्थिति में आपने पूरा डिटेल में देखा था कि लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बदल जाती है। इसका एग्जाम्पल कोई बताओ, ऐसा कोई आप केस बताओ कि जिसमें माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो। सिंपल सी बात है, जल। आप लेंस, कांच का लेंस हो, उसको आप ले जाके किस में डुबा दो? जल में डुबा दो। तो जल का अपवर्तनांक 4/3 यानी 1.33 होता है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो जल का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है ना। तो इस समय लेंस के प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी उत्तल लेंस उत्तल की ही भांति व्यवहार करेगा और अवतल लेंस अवतल की ही भांति व्यवहार करेगा। बस दिक्कत क्या होगा कि अगर y में उसकी फोकस दूरी 10 थी तो अब हो सकता है कि उसकी फोकस दूरी 15 हो जाए, 12 हो जाए, 20 हो जाए, फोकस बदल जाए। ठीक है, तो आप उसी में एग्जाम्पल में लिख लो। एग्जाम्पल में कि पहले केस में आपने निष्कर्ष लिखा है ना स्पष्टता करके पूरा, उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखो कि यदि कांच के लेंस को, कांच से बने लेंस को कहां डुबाया जाए? जल में डुबाया जाए। जल में डुबाया जाए तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। ठीक है, बाकी फोकस दूरी इसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। चलो अब हम चलते हैं अगले केस पे। आपका अगला केस है कि हम लेंस को ऐसे माध्यम में रख रहे हैं कि उस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के क्या हो? बराबर हो। अभी पहला केस क्या था? इसका अपवर्तनांक इसके अपवर्तनांक से कम था। तो अब हम देखेंगे इसका अपवर्तनांक इसके अपवर्तनांक के क्या हो? बराबर। यानी ये अगर लिक्विड है और मान लो ये ग्लास है, तो जो लिक्विड का अपवर्तनांक है NL, ये बराबर हो जाए ग्लास का अपवर्तनांक यानी Ng का। यानी आप ये किसके सापेक्ष अपवर्तनांक, अगर किसी के सापेक्ष नहीं बोला तो y के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो चलो, तो केस 2 आप हेडिंग डालो स्थिति 2। स्थिति फर्स्ट आपने कंप्लीट किया है, स्थिति सेकंड। यदि लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए, ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक और किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। जब हम अपवर्तनांक का बात करेंगे तो वायु के सापेक्ष। तो जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के क्या हो? बराबर। लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर। चूंकि समीकरण 3 से आप क्या देखे हो? समीकरण 3 से, समीकरण 3 आप सब देखो, क्या आपने यही लिखा था क्या? FL/FA बराबर ANG-1 अपान LNG-, यही है। ठीक, यही तो आपका समीकरण 3 था। अब बताओ कि यहां पर ध्यान से देखो, आप LNG का वैल्यू बताओ कितना है?
क्योंकि एल एन जी बराबर होता क्या है, एन जी अपान, और दोनों का अपवर्तनांक क्या है, बराबर है। अरे ग्लास का जितना लेंस, ये जी क्या है, लेंस, और लेंस को हम लोग मान के चलते हैं कि कांच से बना, जरूरी नहीं कि आपका कांच का ही लेंस हो। लेंस किसी, आपको पता है ना कि जो हवा का बुलबुला होता है, या पानी का जो पानी का जल का बुलबुला होता है, वो भी एक लेंस की भांति व्यवहार करता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि लेंस सदैव कांच का ही बना हो। आपकी आंख में भी लेंस होता है, वो लेंस तो कांच का नहीं बना होता है, लेकिन अभी केवल वैसे दर्शाने के लिए हम मान ले रहे हैं कि लेंस को आपने जी से दर्शाया है, क्योंकि सामान्यतः लेंस ग्लास का ही बना होता है, कांच का ही बना होता है। तो फिलहाल तो एन जी क्या है, उस लेंस का अपवर्तनांक, एन एल क्या है, उस द्रव का अपवर्तनांक, और दोनों अपवर्तनांक को आपने क्या माना है, बराबर। तो जब दोनों वैल्यू बराबर है तो ये कैंसिल होकर कितना मिल जाएगा, एल एन जी बराबर, अरे बराबर है तो कैंसिल होकर एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो एल एन जी बराबर कितना मिला, एक। तो समीकरण 3 आपका क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ एल अपान एफ ए, ये बराबर हो जाएगा ए एन जी माइनस 1 अपान एल एन जी का वैल्यू कितना मिला, एक, और माइनस एक, और एक में एक घटाओ कितना आ जाएगा, तो ए एन जी माइनस 1 अपान 0। और किसी भी चीज में 0 का भाग दोगे इनफाइनाइट आता है। तो यानी यहां से आपको क्या मिला, एफ एल अपान एफ ए बराबर कितना मिला, इनफाइनाइट। तो अब बताओ, इधर गुणा इनफाइनाइट में ये भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा, इनफाइनाइट में किसी भी नंबर का गुणा करोगे इनफाइनाइट ही रहेगा। यानी यहां से आपको क्या मिला, एफ एल बराबर, यानी लिक्विड में जो फोकस आ रहा है, जो लेंस हवा में रखे तो उसका कुछ न कुछ फोकस रहा होगा, लेकिन आपने उसे लिक्विड में रख दिया, किसी द्रव में रख दिया ले जाके। और कैसे द्रव में रखा है कि उस द्रव का अपवर्तनांक इस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। उस केस में तो लेंस का जो फोकस है वो अनंत आ रहा है। ऐसा कौन सा लेंस है जिसका फोकस अनंत आता है, ऐसा तो कोई लेंस नहीं है। एक समतल पट्टी होगा, या तो समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है, और अगर कोई एक समतल पट्टी होगा तो उसका भी फोकस कितना होगा, अनंत होता है। तो यानी इस केस में जो उत्तल लेंस था और जो अवतल लेंस था, वो ना तो उत्तल रह जाएगा ना तो अवतल रह जाएगा, वो एक सीधा समतल कांच की पट्टी की भांति व्यवहार करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो वो कांच की पट्टी का मतलब क्या है, अगर इसका फोकस अनंत है, इस बात का मतलब क्या है कि कोई प्रकाश किरण चल रहा है तो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगा। अब फोकस अनंत होगा तो कहीं अनंत में जाके इसे मिलाएगा, तो जब समांतर है समांतर वैसे चले जाएगा, कोई विचलन नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो इस केस में लेंस, अब चाहे उत्तल लेंस रखे होंगे तो उससे भी प्रकाश चलेगा, तो जो अभी प्रकाश को सिकोड़ता था ये सिकोड़ेगा नहीं, ये सीधा, ये प्रकाश क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। और अवतल लेंस जो प्रकाश को फैलाता था अब वो फैलाएगा नहीं, वो सीधा प्रकाश ऐसे अपवर्तन के पश्चात चला जाएगा, क्योंकि समतल पट्टी है। और आपको पता है ये चीज क्या, आपने पढ़ा है अपवर्तन में, जब कोई प्रकाश किरण अभिलंबोत प्रेस करता है तो बिना विचलित हुए, तो जब कोई समतल पट्टी होगा ऐसा, तो जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या अभिलंबोत ही पड़ा कि नहीं पड़ा, तो अभिलंबोत पड़ेगा तो बिना विचलित हुए सीधा ही निकल जाएगा। तो जो, क्योंकि अब ये उत्तल और अवतल लेंस आपका एक समतल पट्टी की भांति व्यवहार करने लगा ना, तो समतल पट्टी की भांति व्यवहार करेगा तो प्रकाश बिना विचलित हुए क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। समझ में आ रहा है कि इसमें तो आप यहां पर कमेंट करके लिखोगे क्या, कि ऐसी स्थिति में उत्तल तथा अवतल लेंस एक समतल पट्टिका की भांति व्यवहार करेगी, समतल पट्टिका की भांति व्यवहार करे। तो समझ में आ रहा है ना, देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि उत्तल लेंस ही नहीं रह गया, अवतल लेंस ही नहीं रह गया। तो आप इसे कॉपी करो पहले। चलो इस पे एग्जाम्पल भी आप लिख लो कि ऐसा कोई एक केस, एक फ्लिंट कांच होता है, कांच में कई कांच होते हैं ना, आपको ये पता होगा कांच, तो एक फ्लिंट कांच होता है, क्वार्ट्ज भी होता है, कांच में ही आता है। तो अगर फ्लिंट कांच के बने लेंस को आप 1 बिलियन होता है कार्बन डाइसल्फाइड का CH2, CH2 को क्या पढ़ोगे, कार्बन डाइसल्फाइड। तो अगर फ्लिंट कांच को कार्बन डाइसल्फाइड के बिलियन में ले जाके रखोगे तो इसका अपवर्तनांक, यानी फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक जितना होता है उतना ही कार्बन डाइसल्फाइड का भी अपवर्तनांक होता है। उस केस में दोनों का अपवर्तनांक सेम हो गया। तो क्या ये आपका एग्जाम्पल इस पे सुटेबल बैठा ना, आप लिख सकते हो एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, फ्लिंट कांच के लेंस को फ्लिंट
कांच के बने लेंस को CH2, पूरा नहीं लिखने कार्बन डाइसल्फाइड, इतना समझ लो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड है, को CH2 में डुबाने पर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे केस पे। तो आप हेडिंग डालो स्थिति थर्ड। स्थिति क्या है आपका स्थिति थर्ड? ध्यान से देखना। अब यदि लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या हो जाए, ज्यादा। पहले केस में माध्यम का अपवर्तनांक कम था, दूसरे केस में माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के बराबर आ गया, अब तीसरे केस में ज्यादा की बारी, यानी के अपवर्तनांक से क्या हो, अधिक हो ना, से अधिक हो। इस केस में क्योंकि आपको क्या चाहिए कि हम जब लेंस को लिक्विड में डुबा रहे हैं तब वो क्या, उसका व्यवहार कैसा है, उसका नेचर कैसा है। क्या आपने कल लिखा है 1/FL बराबर, क्योंकि 1/F का फार्मूला n-1 1/- यही होता है ना। अब ध्यान से देखो, n क्या होता है, प्रकाश जिससे जिसमें जाता है। तो जब अब आपने लिक्विड में डुबाया है ना लेंस को, इस लेंस को आपने कहां डुबाया है, लिक्विड में डुबाया, तो अब प्रकाश लिक्विड से ग्लास में जाएगा कि नहीं जाएगा, प्रकाश लिक्विड से ग्लास में ही जाएगा ना। तो आपका जो n होगा, ये n क्या हो जाएगा, LNG। ठीक है, तो LNG बताओ क्या होगा, चूंकि LNG होता क्या है, Ng/NL। LNG यही होता है ना। तो अब Ng क्या है, Ng क्या है, ग्लास का अपवर्तनांक, NL क्या है, लिक्विड का अपवर्तनांक। और आपको पता है कि लिक्विड का अपवर्तनांक ज्यादा है, यही तो आपने लिखा है कि लिक्विड का अपवर्तनांक ज्यादा हो और ग्लास का अपवर्तनांक अंश कम है, हर बड़ा है, यानी भिन्न एक से कम। आपको पता है ना कि जब ऐसा होता है अंश का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वैल्यू एक से कम आता है, तो ये वैल्यू एक से कम है, यानी ये आपका दिस इंप्लाइज दैट LNG ये लेस देन क्या हो जाएगा। और जब ये एक से कम है तो LNG में से एक घटाओगे, ये वैल्यू एक से कम है, एक से कम वैल्यू में से आप एक घटा रहे हो तो निगेटिव आएगा नहीं आएगा। तो यानी इस केस में दिस इंप्लाइज दैट 1/FL ये क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। एक लाइन अगर और लिखना है तो लिख सकते हो, तो दिस इंप्लाइज दैट LNG-1 ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पूरा, अब अगर ये प्लस होगा तो प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होगा तो माइनस से माइनस गुणा करोगे प्लस, यानी अगर उत्तल लेंस था वो अवतल हो जाएगा। अरे क्योंकि पहले अगर ये प्लस था तो उत्तल रहा होगा, लेकिन अब तो माइनस आ रहा है ना क्योंकि ये निगेटिव है, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब अवतल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है, और अगर पहले अवतल था तो ये पूरा वैल्यू निगेटिव होगा, लेकिन अब माइनस का गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा, यानी उत्तल लेंस। तो यानी ऐसी स्थिति में लेंस की प्रकृति बदल गई, उत्तल अवतल की भांति व्यवहार कर रहा है और अवतल उत्तल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो आप लिखोगे क्या, दिस इंप्लाइज दैट ऐसी स्थिति में या इस स्थिति में लेंस की प्रकृति क्या होती है, लेंस की प्रकृति बदल जाती, अर्थात यस यहां पर ही बराबर कर लो, LNG ये निगेटिव होगा, ठीक है। प्रकृति बदल जाती है अर्थात उत्तल लेंस किसकी भांति व्यवहार करता है, अवतल की भांति, और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना। तो इसका आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल में देखो, जैसे अगर मान लो कि ये आपका वायु है, तो वायु में अगर जल का बुलबुला हो, क्या ऐसा होता है कहीं वायु में जल का बुलबुला मिल जाए आपको, बिल्कुल। इंद्रधनुष पढ़े, इंद्रधनुष में यही तो होता है ना कि वायु में आपका नमी आता है तो वहां पर क्या आता है, जगह जगह वाष्प जलवाष्प की बूंद आते हैं, यानी तो जब वायु में जल का बुलबुला हो तो ऐसे केस में क्या होगा,
या जल में वायु का बुलबुला बन सकता है? ख्याल करो, आप वो जो स्वाब घोर के उसमें फूंक मार के बबल निकालते हो तो वहां पर क्या आता है, वो पूरा साफ है, मतलब एक प्रकार का जल है, तो उसमें जब जो बुलबुला निकलता है वायु का ही तो बुलबुला होता है। तो ऐसे केस मान लो आपका इधर क्या है, आपका एक जल है, ये क्या है, जल है, और ये क्या है, उसके अंदर बुलबुला है। किसका बुलबुला है? वायु का बुलबुला है। तो बताओ इसके इधर का, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, सबसे कम, तो ये जल है, जल का अपवर्तनांक इससे ज्यादा होगा तो इधर से ज्यादा होगा। और दूसरा केस ऐसा समझो, जैसे मान लो कि आपका पूरा एक कांच का मोटा सा पट्टी है, ठीक, इसमें आप कटिंग करके क्या बना दो, उत्तल लेंस। ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अरे वो आपका लेंस है, उसमें आप कटिंग करके उत्तल लेंस या अवतल लेंस बना दो। अब बताओ, इधर तो आपका पूरा कांच है, इधर आपका पूरा कांच है, और इधर आपका, क्योंकि ये हवा काटे हो तो इसमें आपका किस सिंपल सी बात है, एयर ही होगा। तो अंदर क्या है, एयर है, और बाहर क्या है, कांच है। तो इस केस में क्या हुआ, बाहर का अपवर्तनांक ज्यादा हुआ, लेंस का अपवर्तनांक कम हो गया। तो ये बनाए हुए उत्तल लेंस से व्यवहार क्या करेगा, अवतल का। और अगर आप यहाँ पर कटिंग करके अवतल लेंस बनाए रहोगे तो ये उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। तो फिलहाल आपको एक एग्जांपल लिख लो, क्या, कि जल में स्थित हवा का बुलबुला, हवा का बुलबुला और हवा के बुलबुला, इसका पृष्ठ कैसा होगा, उत्तल पृष्ठ है का अवतल पृष्ठ है? अरे देखो ये उत्तल जैसा लेंस ही जैसा है ना, तो जिस बुलबुला जिसका पृष्ठ उत्तल होता है, जिसका पृष्ठ उत्तल होता है, कैसा व्यवहार करेगा, अवतल पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये लेंस की फोकस दूरी या लेंस की प्रकृति उस माध्यम जो रखा जाता है उस माध्यम पे कैसे निर्भर करता है, यानी माध्यम के अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करता है, हमने ये लिखा। अब आपको देखना है कि लेंस की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्याओं पर कैसे निर्भर करती है। अभी तो आपका सबसे पहला यही हेडिंग था ना कि फोकस दूरी का अपवर्तनांक पर निर्भरता। तो अब आपका हेडिंग क्या होगा, फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। तो आपको ये डेरिवेशन टाइप जो याद होगा, वरना आप इनके रिजल्ट को जरूर याद रखना कि अगर लेंस को हम ऐसे माध्यम में डुबाएंगे जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम हो तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, बस उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर ऐसे माध्यम में डुबा दिए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो उस स्थिति में लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो समतल पट्टिका की भांति व्यवहार करेगी। और अगर लेंस को ऐसे माध्यम में ले जाकर डुबा दिए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, उस समय लेंस की प्रकृति बदल जाती है, यानी उत्तल अवतल की भांति व्यवहार करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगी। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं लेंस की फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। तो अब आप हेडिंग डालो, लेंस की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। क्योंकि फार्मूला क्या आता है, 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2, फार्मूला ये होता है ना। चलो अगर मान लो ये आपका उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, तो ये पहला पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या को आप क्या बोलते हो, ये जो दूसरा पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या को आप क्या बोलते हो, बोलो हाँ। अब बताओ R1, क्योंकि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी तो जब इधर चलोगे तो दूरी आपका क्या हो जाएगा प्लस, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी। समझ में आ रहा है नहीं सब, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का आप परिभाषा पढ़े हो कि लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही उस पृष्ठ का मतलब लेंस का क्या कहते हो, वक्रता त्रिज्या कहते हो। तो यह पृष्ठ इस गोले का भाग होगा तो इसका वक्रता त्रिज्या इधर पड़ेगा, और ये जो गोला होगा ये जो पृष्ठ होगा इस गोले का भाग होगा तो इसका वक्रता त्रिज्या आपका वक्रता केंद्र इधर पड़ेगा। तो वक्रता त्रिज्या के लिए आपको ये दूरी चलना पड़ेगा ना, तो इधर जब आप दूरी चलते हो तो आप प्लस लेते हो और इधर की चली गई दूरी को आप माइनस लेते हो। यानी चूंकि उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए क्या R1 का वैल्यू क्या होता है, R1 उधर चलेगा यानी R1 आपका क्या होता है पॉजिटिव और R2 आपका क्या होता है, क्योंकि R2 इधर पड़ेगा।
समझ में आ रहा है बात? तो बताओ, तो 1/f इक्वल टू n माइनस वन 1/r1, r1 तो प्लस है, माइनस 1/r2, r2 निगेटिव, तुम इसे माइनस r2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो n माइनस वन 1/r1 और माइनस माइनस प्लस 1/r2, हम इस वैल्यू को प्लस लेके चल रहे हैं ना। तो बताओ, तो ये वैल्यू क्या है आपका, प्लस में प्लस जोड़ोगे प्लस ही आएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव को गुणा करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो यानी 1/f ये पूरा क्या आ गया, पॉजिटिव। तो यहां से आपको क्या मिला, f बराबर पॉजिटिव, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, और आप जानते भी हो ये चीज, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। और अवतल लेंस के लिए आप यही बात करो, अवतल लेंस के लिए बताओ, ये जो आपका पहला पृष्ठ होगा इस गोले का भाग होगा, और जो आपका दूसरा पृष्ठ होगा वो इस गोले का भाग होगा। तो इधर r1 पड़ेगा और इधर आपका r2 पड़ेगा, r1 निगेटिव होगा और r2 पॉजिटिव होगा। बात समझ आ रहा है ना ये चीज? तो अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए क्या, r1 आपका क्या होता है, नेगेटिव, और r2 आपका क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये फार्मूला जो 1/f है, n माइनस वन 1/r1, और r1 क्या है, नेगेटिव, यानी माइनस r1 लिख दे, माइनस 1/r2, r2 पॉजिटिव है तो इसे r2 वैसे रहने दो। तो 1/f इक्वल टू n माइनस वन, क्या यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो कि नहीं माइनस कॉमन ले सकते हो, हम माइनस को एकदम पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1/r1 प्लस 1/r2, तो ये पूरा वैल्यू प्लस है इतना, और इसमें माइनस को गुणा करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो यानी यहाँ से आपको क्या मिला, 1/f ये निगेटिव होगा, यानी फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो आप जानते भी हो कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होगी। आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बात समझ आ रहा है? ये तो धनात्मक और ऋणात्मक का बात हुआ। अब दूसरा बात वक्रता त्रिज्या पे, अगर आप वक्रता त्रिज्या को बढ़ाओगे, जो लेंस होगा उसकी वक्रता त्रिज्या को बढ़ाओगे तब उसकी फोकस दूरी कैसे बदलेगी। तो यहां तक आप लिखने के बाद आप ये देखो, मान लो कि अब फार्मूला देख के बताओ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है? देखो नीचे f है तो नीचे r भी है, बात समझ आ रहा है ना, दोनों एक ही साइड है, तो अनुक्रमानुपाती हुई, यानी वक्रता त्रिज्या को आप बढ़ाओगे तो उससे फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और वक्रता त्रिज्या, बात समझ आ रहा है नहीं सब, क्योंकि दोनों देखो सामने सामने है तो एक दूसरे क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती हुआ। तो अगर आप वक्रता त्रिज्या को बढ़ाओगे तो फोकस दूरी बढ़ेगी, और वक्रता त्रिज्या को कम करते जाओगे तो फोकस दूरी कम होती जाएगी। तो पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है कि मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है? चलो हम बना रहे हैं, एक आपका ये पतला लेंस है, ठीक, और आपका एक ये मोटा लेंस है। किसकी वक्रता त्रिज्या, ये जो लेंस है पतला लेंस, ये देखो बहुत बड़े गोले का भाग होगा, और जो मोटा वाला लेंस है ये तो इतने कहीं छोटे गोले का भाग होगा। यानी मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या कम होती है और पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या, तो अगर पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है, आपको पता कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो अगर पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ी तो उसकी फोकस दूरी बढ़ी, और मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या कम होती है, तो अगर मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या कम तो उसकी फोकस दूरी, यानी पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, जितना लेंस पतला होगा उतना फोकस दूरी उसकी बढ़ती ज्यादा होती जाएगी, और जितना लेंस मोटा होगा उतना ही उसका फोकस दूरी कम होता जाएगा। तो आप ये लाइन भी यहां पर कमेंट कर सकते हो क्या, कि चूंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बढ़ने के साथ क्या होती है, बढ़ती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ने से बढ़ती है, इसलिए पतले लेंस की फोकस दूरी, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक तथा मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती। ठीक है,
बात समझ आ रहा है ना चीज। तो आप ये याद रखना, फिलहाल ये चीज इतना वक्रता त्रिज्या पे निर्भरता ये सब आपके बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अपने जानकारी हम जरूरी नहीं कि आप सब कुछ वही पढ़ो जो बोर्ड में पूछा जाए ना। तो जानकारी के लिए भी आप याद रखना, ये आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस मतलब पतली लेंस की फोकस दूरी होती है कम अधिक ज्यादा, ऑप्शनल में क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है वर्नल आइलैंड। तो ठीक है, फिर आज बस यहीं तक करते हैं। अब इसके आगे कल हमें लेंस द्वारा जो, जैसे आपने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पढ़ा था ना, तो ऐसे वहां पर आपने क्या किया, सबसे पहले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, तो यहाँ पर हम देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। फिर उसके बाद आपने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब देखा था, तो यहाँ पर हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब देखे थे। वहां पर आपने अवतल लेंस से क्षय स्थिति देखा था, यहाँ पर हम उत्तल लेंस से क्षय स्थिति देखेंगे। वहां पर आपने उत्तल लेंस से 2 स्थिति देखा था, यहाँ पर हम अवतल लेंस से 2 स्थिति देखेंगे। उसके बाद आपका 2-3 टॉपिक और बचा है, फिर आपका लगभग ये चैप्टर खत्म होगा। तो ठीक है, फिर यहाँ तक बस करते हैं। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।